A very good afternoon to all of you. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. afternoon क्लास, गुड आफ्टरनून। आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग के इस समय प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं आप सभी के, तो आज उसी क्रम में आरती हम सभी के समक्ष ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप प्रोसेस और इंटरपर्सनल रिलेशन पे अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आरती, आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोगों का टर्न साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का है, जिसमें कि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप प्रोसेस और इंटरपर्सनल रिलेशन में, जो कि यूनिट ग्रुप डायनेमिक्स एंड इंटेलिजेंस का है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका सुपरविजन मिस प्रियंका मौर्य मैम की द्वारा किया जा रहा है और डॉक्टर तनुजा भट्ट मैम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्तमान में नियुक्त हैं। और मैं स्वयं आरती तिवारी हूँ, जो M.Ed फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी, इसके पहले इसके जस्ट बाद वाली जो स्लाइड थी वो मैं इंटर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अगर मैंने बनाया था मोबाइल खराब हो जाने की वजह से, तो मैं मौखिक रूप से आपको बता दे रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी क्या क्या, फिर उसके बाद मैं इसमें इंटर कर दूंगी स्लाइड। तो जो मुझे पढ़ाना है, जो कि विषय सूची है, उसमें मैं पढ़ाऊंगी विषय प्रवेश, समूहगत के जो समूहगत की टॉपिक जो दिया गया है उसका विषय प्रवेश। फिर उसके बाद दूसरा है समूह गतिशास्त्र। इसमें मैं बताऊंगी संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं। उसके बाद बताऊंगी आपको समूह गति की मूल्य मान्यताएं क्या क्या हैं। उसके बाद समूह गति की प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा समूह व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कारक को तत्व भी कहा जा सकता है, फैक्टर भी कहा जा सकता है। फिर इसी के अंतर्गत एक जो कि जानने का टॉपिक होगा समूह, जो कि समूह गति का है, तो समूह को जानना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हम उसको जानेंगे समूह। समूह के अंतर्गत हम जानेंगे समूह का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, और हम उसमें आपको उदाहरण भी बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो सके कि समूह किस प्रकार के होते हैं, समूह क्या होते हैं। नेक्स्ट होगा समूह के प्रकार कितने हैं। तो समूह के प्रकार जैसा कि कई लोगों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है, तो इसमें हम कूले का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है उसको बताएंगे, समनर ने किस तरह से समूह का वर्गीकरण किया है उसको बताएंगे, ड्रेवर का वर्गीकरण व अन्य वर्गीकरण कैसे हुआ है उसको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे समूह निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस होता है। और अब ये जो समूह निर्माण होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं या समूह दो समूहों के बीच जो रिलेशन होते हैं वो पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, उनकी परिभाषा बताएंगे। पारस्परिक संबंधों के प्रकार बताएंगे। पारस्परिक संबंध में विकास के क्या क्या चरण हैं वो भी बताएंगे। और सबसे जरूरी इसके बाद जो आता है वो शिक्षा के क्षेत्र में समूह गति का क्या महत्व है, यह मैं बताऊंगी। उसके बाद ये बताऊंगी कि कक्षा कक्ष में बनने वाले जो समूह हैं, जैसे हम लोग का समूह बनता है, जैसे कि HOD सर ने जो हम लोग को पढ़ाने के असाइनमेंट टॉपिक दिए हैं, ग्रुपों में दिए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बट गए हैं। मान लीजिए 4 लोग उसमें तो अलग अलग समूह के मतलब कक्षा कक्ष में जो समूह बने हैं उनके संबंध को कैसे सुधारा जाए, या फिर इंडिविजुअल एक बच्चा है उसका सुधारा जाए, ये मैं बताऊंगी। अंतिम में इन सबका कंक्लूजन देते हुए निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। तो अब सबसे पहले चूंकि विषय सूची में मैंने आपको बताया विषय प्रवेश, तो विषय प्रवेश के में आते हैं हम। विषय प्रवेश में क्या है कि देखिए मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने डाला है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो जानवरों की तरह ये नहीं है कि कई जानवर अकेले भी रह लेते हैं, दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरे जानवर खाया पिया। वैसे भी कुछ अपवाद हैं जो दूसरे जीवों में भी ऐसा देखा गया है, एक जीव दूसरे जीव की मदद करता है तो वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन जो मानव है वह चाहे अपने उत्तम जीवन यापन के लिए, चाहे अपनी भावनाओं के कारण एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए रहता है। इसी के कारण वह एक समाज का निर्माण करता है और इस तरह वो सामाजिक प्राणी कहलाता है। अब जो सामाजिक प्राणी जब सामाजिक प्राणी है इसका मतलब वो समूह में रहता होगा। इसलिए ये जो है
व्यवहार समूह के साथ भी करता है, अपने परिवार के साथ भी करता है, कभी कभी वह अकेला जो रहता है उसमें भी वो व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट हमने किया, देखिए लिखा है कि अकेले में व्यवहार, इसमें चूंकि समूह गति में व्यवहार का ही अध्ययन किया जाएगा, इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है अकेले में व्यवहार। अभी इसमें हम जानेंगे कि अकेले में व्यवहार अपने परिवार में कैसे करता है, समूह में व्यवहार कैसे करता है, इन सब पॉइंट को मैं आगे स्लाइड में अच्छी तरह से बताऊंगी। और अंतिम में जो पॉइंट लिखा हुआ है, समूह के व्यवहार और उनके संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वही है समूह गति। ग्रुप डायनेमिक्स जो टॉपिक पीपीटी में हम लोग मुझे दिया गया है, मेन चीज ये इन फैक्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पॉइंट को रखा हुआ है। तो जो पहले परिवार का व्यवहार कैसा है उसको जानना, अकेले में जानना, समूह में कैसा व्यवहार है, और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इन सबको जब जानोगे तभी आप समूह गति को जान पाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैं एक बार ग्रुप डायनेमिक्स का वो शब्दार्थ है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर इसके बाद जो मैं स्लाइड दी हुई है इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। इसके बाद थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं मोटे तौर पर। समूह गति शब्द जैसे है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है ग्रुप धन डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये फोर्स को, मतलब एक तरह का जो संबंध होता है, ये धक्का देने वाला फोर्स नहीं है, ये जो संबंध वाला फोर्स होता है, जैसे शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध का जो एक बल होता है, क्यों शिक्षक शिक्षार्थी से संबंध रखता है, शिक्षार्थी क्यों शिक्षक से रखता है, परिवार में व्यक्ति क्यों संबंध है, उस तरह के बल को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इसका आशय क्या हो जाएगा, शब्द केवल शब्द के रूप में अगर देखा जाए तो ये इसका अर्थ हो जाएगा समूह के अंदर गति की जो अवस्था होती है या बल की जो अवस्था होती है वह ग्रुप डायनेमिक्स कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति में समूह के सदस्य जो हैं उनके बीच बलों की जो आपसी क्रिया है वो जो होती है उसमें जो बल होता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, बल मतलब मनोवैज्ञानिक कारण, यहाँ पे आप शब्द इस बल का आशय लगा सकते हैं। तो वही समूह गति है, ये एक साइंस है, मतलब ये जान लीजिए एक सब्जेक्ट है। आगे हम बताते हैं, जो कि हमने आपको ये बताया था कि अकेले में व्यवहार, परिवार में व्यवहार, समूह में व्यवहार, इसको आप चित्र में इससे के जरिए देख सकते हैं। जैसा कि एक ही प्राणी रहता है, एक ही इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है, जैसा कि एक यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं दादाजी हैं, चूंकि उनके ऊपर बुढ़े हो गए हैं, अपनी उम्र के लिए भी चिंताएं रहती हैं, और अगर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है या जितने परिवार के सदस्य हैं उसके हिसाब से परिवार में कमाने वाले लोग कम हैं, तो वो अकेले में जब रहता है तो चिंतित रहता है, सोचता रहता है। पहले चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, मेरे तो नाती भी हो गया है या नातिन भी हो गई, उसकी शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये अकेले में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनकी मनोदशा इस तरह की है। अब दूसरे वाले में देखिए, ये वही बैठे हुए हैं और जैसा कि अपने परिवार के बीच में है, तो इस समय वो चिंतित मुद्रा में नहीं है, वह अपने नाती को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो भी बर्तन में दे करके उसको अच्छे से पकड़ कर अपने हाथ से खिला पिला रहे हैं, ठीक है। और तीसरे चित्र में चूंकि इसमें कई लोग भोजन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने भी अपना प्रतिभाग किया होगा। तो इसमें क्या है, जैसे ये व्यक्ति भोजन दे रहा है, वैसे ये भी केवल जैसे होता नहीं, व्यक्ति अपने कार्य सेवा प्रदान करना, कई लोग धन से सेवा करते हैं जनता की, कई लोग अपने कार्यों से सेवा करते हैं। तो चूंकि इसमें मुद्रा में दिखाई देख रहे हैं आप चिंतित हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये धन से तो कर नहीं सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपने परिश्रम को, फिजिकल मतलब दान दे सकते हैं, फिजिकल जो उनका शक्ति है वो समाज में दे सकते हैं। तो इसमें इस वाले चित्र में क्या है कि वो भी सभी लोगों के साथ जो पंडाल लगा हुआ है उसमें भोजन परोस रहे हैं, पीछे की तरफ उनका फिगर इसमें नहीं दिखाई देगा, तो वो भोजन परोस रहे हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो अपने बच्चे को अपने हाथ से खिला रहे हैं अपने एक बर्तन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पत्तल में अपना सामान सर्व कर रहे हैं और व्यक्तियों को नीचे बैठाया है। तो देखिए यहाँ पे सोचने की क्या तरीका है कि वो अपने बच्चे को अपने पास बुलाए अपने हाथ से खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पत्तल में दे रहे हैं, नीचे बैठाए, यहाँ पे व्यवहार दूसरा है।
यहाँ पे दूसरा आया पहले चित्र में, दूसरे चित्र में दूसरा आया परिवार के साथ, मतलब दूसरा, अकेले में दूसरा, परिवार में दूसरा और समूह में दूसरा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग रहता है। अब हम आगे जानते हैं, इसके आगे क्या है, आगे बताते हैं हम आपको। एक सेकंड। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, ये अब जो समूह गतिकी है वह पूरा अध्ययन करेगा कि एक व्यक्ति या व्यक्ति इसके साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, ये पूरा अध्ययन करेगा। ये जो समूह गतिकी है अध्ययन करेगा। ये मैंने पहले साइड का से बताया आपको कि क्यों मैंने ये पूरा आपको ये एक एक पॉइंट लिखा था, अकेले में व्यवहार, परिवार में व्यवहार, समूह में व्यवहार, क्योंकि उसकी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जो इसका अध्ययन करेगा वो जानेगा कि वह व्यक्ति गरीब है इसलिए अकेले में क्या कर रहा है, सोच रहा है। अपने बच्चे के साथ वो ऐसा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो बहुत चिंतित दिखाएगा तो उसके बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, छोटे बच्चे के ऊपर। तीसरे में वो समाज में यह नहीं दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकता हूँ, मैं शारीरिक श्रम दान कर सकता हूँ तो मैं दान कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि मेन पॉइंट क्या है, कि समूह गति है क्या। ये तो हमने मोटा मोटा केवल अर्थ समझा है कि समूह गति होता क्या है। अब इसमें इस वाली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने शीर्षक डाला है समूह गति। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला है संप्रत्यय का प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया। तो पहली बात आपको यह जानना इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज या कोई भी धारणा जब प्रतिपादित की जाती है तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, परीक्षा की दृष्टि से भी और एक भावी टीचर के दृष्टि से भी, क्योंकि स्टूडेंट से क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि मैम आपने समूह गतिकी बताया, क्या इसका जो संप्रदाय है इसको सबसे पहले किसने दिया था, या इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन है। इनका जो कुर्ट लेविन का पूरा नाम अगर आप जानेंगे, क्योंकि मैंने इसको इंग्लिश में भी इसलिए लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश के नाम में बहुत अधिक भिन्नता आ जाती है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड है वो मान्य होता है, इंग्लिश में उच्चारण में कई लोग जैसे अमेरिकन है वो दूसरी तरह उच्चारण करेंगे, और यूनाइटेड किंगडम के हैं वो दूसरी तरह उच्चारण करेंगे इसी एक शब्द का ही। तो हम भारतीय जो सुनेंगे तो मान लीजिए हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो उसी तरह लिखेंगे। तो इनका जो पूरा नाम है वो है कुर्ट जैडेक लेविन, और इन्होंने इस संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया है वो 1945 में किया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 1890 1947। तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे 1945 क्यों लिखा है 1947, जैसा कि यह एकदम से स्पष्ट है कि अगर हमने संप्रत्यय के साथ इसको लिखा है तो ये संप्रत्यय प्रतिपादन की तिथि को दिखाता है, और अगर इनकी तस्वीर के साथ मैंने ये दोनों चीज लिखी है तो यह इनके जन्म को और मृत्यु की तिथि को दर्शाती है। तो इनका जन्म जो है 1890 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1947 में। तो इन्होंने जो संप्रत्यय का आशय बताया था इनके अनुसार जो था, तो ये मैंने इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये इनका कोटेशन नहीं, इन्होंने केवल आशय बताया है। तो इनके अनुसार क्या था, समूह गतिकी से जो तात्पर्य होता है, यानी समूह गतिकी का जो मतलब होता है, समूह के, जैसा हमने बताया, दो व्यक्तियों का जो मेल मिलाप होता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो आपसी संबंध होते हैं वो समूह होता है। अभी समूह का आगे स्पष्टता और अच्छे से करेंगे, पहले मोटा मोटा इसका आशय जान लेते हैं। समूह के विशेषकर छोटे समूह, जैसे कि गांव में समूह हो गया, अपने विद्यालय का ही समूह, जैसे हम लोग एमएड के हैं तो व्यक्ति कह सकता है भैया ये एमएड क्लास के बच्चे हैं, या फिर ऐसे सीधे कह सकता है कि मान लीजिए एमएड क्लास के हैं और कोई जो है उसी सीएसजेएमयू में हेल्थ विभाग से है कोई, तो व्यक्ति सीधे सीधे कहेगा कि ये एजुकेशन समूह के बच्चे हैं और ये हेल्थ समूह के बच्चे हैं। तो इस तरह से छोटे समूह, बहुत बड़े समूह नहीं, बड़े समूह भी होते हैं, छोटे छोटे समूह विशेषकर इन्होंने कहा है विशेषकर छोटे समूह के उन बलों एवं प्रभावों से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। अब इनका आशय मैं एक उदाहरण के तहत आपको यही जो मैं अभी बता रही थी कि हेल्थ वाला और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला,
मान लीजिए हमारा एक छोटा समूह है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब हम लोगों का क्या काम है, हम लोग शिक्षा के प्रति क्या हमें करना चाहिए, परिवर्तन कैसे करना चाहिए, उस क्षेत्र में शोध करते हैं। हम लोग आपस में उस तरह का व्यवहार करते हैं, उस तरह के प्रयोग भी हम लोग आपस में करते हैं, उस तरह की बात भी करते हैं। वहीं दूसरी जगह क्या है, अगर मेडिकल का बच्चा है तो क्या कहेगा कि उन लोगों के बीच कैसा संबंध होगा कि वो चिकित्सा क्षेत्र में करेंगे, उन्हें कौन सा मेडिसिन देना है इसके बारे में आपस में प्रक्रिया करेंगे, रासायनिक क्रिया कैसी हो रही है वो लैब में जाएंगे, क्रिया करेंगे आपस में मिलकर, हाँ हम वो कन्वर्सेशन करेंगे कि हाँ हमने ये रिएक्शन किया था, ये आया, आपस में ये भी करेंगे। डिसेक्शन हो रहा है बॉडी का, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, वो उसके बारे में बताएंगे कि हाँ हमने डिसेक्शन किया था। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज का डिसेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप जो है वो आपस में कन्वर्सेशन करेगा कि हाँ देखो मैंने आज ये डिसेक्शन किया था और इसमें ये चीज निकला। मान लीजिए दूसरे ने किसी और का डिसेक्शन किया या उसी जाति का दूसरे जीव का डिसेक्शन किया, तो वो बताएगा नहीं मेरे में तो ये निकला। तो वो लोग आपस में क्या बताएंगे, उनका उद्देश्य क्या होगा कि जिस उद्देश्य से हमने डिसेक्शन किया था उसमें भिन्नता आ रही है या मिलता आ रही है या किस कारण से परिवर्तन हो रहा है। तो ये बल और प्रभाव ही है कि हमारा उद्देश्य एक है, मनोभाव एक है कि हमको क्या करना है, उनका ही प्रभाव जो होता है, हमारा व्यवहार निश्चित हो गया कि हमें कैसे करना है। ये बात ये कुर्ट लेविन जी कहते हैं और आगे हम इसको अच्छे से बताएंगे। मैम हमको लग रहा है हम दूसरे वाले किसी में वो कर दिए हैं। क्या बेटा? मैम हमको लग रहा है पीपीटी जो सेव किए थे हमने किसी और में सेव कर दी, ये पहले वाली है, कहिए तो मैं ओरल बता दूं? नहीं बेटा, पीपीटी की स्लाइड जब तक नहीं शो करोगे केवल एकदम वो रहेगा। अब आप देख लो, ये प्रेजेंटेशन है आपके, इसी पे आधारित आपके इंटरनल मार्क्स है, आपको जैसा अच्छा लगे आपके ऊपर पूरा है ये। मैम देखो ये क्योंकि सारे, जब देखो बेटा देखो जब प्रेजेंटेशन की बात हुई है, देखो मुझे एक्सक्यूज इस समय इसलिए नहीं सुननी क्योंकि ये सारी चीजें कल परसों की बताई हुई नहीं, ये 4-5 महीने से पहले बताई हुई। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको टाइम दिया गया, आपसे मैंने पूछा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने कहा हो गई है। ठीक है, मैम तो उसी मैम हिसाब से जैसा आपको लगे आप कर सकते हो, कोई बंदा नहीं, प्रेजेंटेशन आपका है, आपको प्रेजेंटेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। आती आप जैसा चाहो, मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है, ओके आप लोग मैम। इतने बड़े क्लास में हो ना, एमएड में हो, इसलिए आपको इतना पूछने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हर चीज इंस्ट्रक्शन पहले दे दिए गए। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको लगे कि आप आज आपकी यहाँ इस समय क्लास की टीचर हो, जैसा आप समझा सकते हो अच्छे से वैसा समझाओ। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने समझा कि इसका संप्रत्यय क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संप्रत्यय जो बताएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या। सॉरी क्लास, चूंकि मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है ये एयरटेल मोबाइल पर मैंने बनाया था, आधा किसी और पे बनाया है और मैंने इसके साथ शेयर नहीं किया। जो पहले का है वही है, तो मैं आपको मॉक के रूप में ही बताऊंगी। नो मेंशन मैम। थैंक यू। स्लाइड आप लोग को दिख रही है या ऐसे ही? चलिए कोई बात नहीं, स्लाइड पहले लगा देते हैं क्योंकि अब आगे का वो नहीं बनता। तो चूंकि हमने आपको अभी उनके अनुसार बताया, कुर्ट लेविन के अनुसार जो परिभाषा बताई, अब हम आगे जो आपको बता रहे थे कि इसकी मान्यताएं क्या हैं, ये अब हम आपको बताएंगे कि इसकी मान्यताएं क्या है। अर्थ हमने आपको बता दिया ग्रुप डायनेमिक्स का, शब्दार्थ क्या होता है, उसके बाद मोटा मोटा जो शब्दार्थ से आशय निकला वो बता दिया। कुर्ट लेविन ने क्या कहा है इसको मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी मान्यताएं क्या हैं। मान्यताएं के पहले हमने आपको बताया था कि हम कुछ परिभाषाएं और बताएंगे जो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दी थी। तो हम अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषा है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि क्रचफील्ड है, इस क्षेत्र में क्रचफील्ड है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो परिभाषा दी है उन्होंने क्या कहा है, समूह गतिकी का अर्थ है समूहों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन। जैसे समूह गतिकी क्या अध्ययन करता है, ये बताते हैं कि समूह गतिकी का आशय क्या है, जो एक समूह है उसके अंतर्गत परिवर्तन क्यों होते हैं। मान लीजिए किसी समूह में पहले साड़ी पहनी जा रही है, फिर बाद में धीमे धीमे होता नहीं कि आप सलवार सूट पहनने लगे हैं, बहुएं भी पहनने लगी, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है वह उसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो समूह गतिकी के अंतर्गत आता है। ये कह रहे हैं
क्रेच और क्रचफील्ड महोदय। और मनोवैज्ञानिक कार्टराइट और जेंडर ने क्या कहा है समूहगतिकी को स्पष्ट करते हुए? उन्होंने कहा है, समूहगतिकी को परिभाषित किया है कि समूहगति शास्त्र जानकारी का ऐसा क्षेत्र है जो समूहों की प्रकृति से संबंधित विकसित ज्ञान हो, लेकिन विकसित हो, उनके विकास संबंधी नियम भी किस लिए विकसित हुए, किस ढंग से विकसित हुए, सारी चीज, तथा व्यक्तियों, दूसरे समूहों, एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी हो सकता है, दूसरा समूह भी हो सकता है, जैसे एक पोप होता है, वह कई समूहों के लोगों को शिक्षा देता है, या कोई धार्मिक गुरु होता है, उसके पास कई समूह के लोग आते हैं, एक गांव के, दो गांव के, या एक कॉलोनी के, दो कॉलोनी की, या एक टीचर के पास जो है एमएड फर्स्ट ईयर के भी बच्चे आ रहे हैं, एमएड सेकेंड ईयर के बच्चे भी आ रहे हैं, इस तरह से एक व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के पास आ रहा है वो व्यक्ति हो गया, दूसरे समूह मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तथा अन्य बड़ी संस्थाओं के साथ उनके अंतः संबंधों से संबंधित है। इसको मैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कल इसको जो है प्रोवाइड करा दूंगी दोबारा आप लोग को, उसको मतलब अंततः आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए कि समूह गतिशास्त्र जानकारी का ऐसा क्षेत्र है जो समूहों की प्रकृति से संबंधित विकसित ज्ञान, उनके विकास संबंधी नियमों तथा व्यक्तियों, दूसरे समूहों तथा अन्य बड़ी संस्थाओं के साथ उनके अंतः संबंधों से संबंधित है। यह किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक कार्टराइट और जेंडर ने। अब नेक्स्ट एक और परिभाषा है प्रोफेसर ट्रो के अनुसार। प्रोफेसर ट्रो ने ग्रुप डायनेमिक्स को परिभाषित करते हुए लिखा है, समूह गतिशीलता एक वैज्ञानिक अध्ययन है। साइंटिफिक अध्ययन में ना एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सुसंगठित ज्ञान होता है। वैज्ञानिक शब्द जहां भी आ जाएगा वहां पे यह आशय समझ लेना चाहिए कि यह एक क्रमबद्ध ज्ञान है, सुसंगठित ज्ञान है। तो समूह गतिशीलता एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो विभिन्न समूह संबंधों में व्यक्तियों के व्यवहार और विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत समूह प्रक्रियाओं का कभी कभी उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के विचार से अध्ययन करता है। इनका कहने का मतलब ये है कि समूह गतिशीलता का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि जब हम एक व्यक्ति का व्यवहार अंदर से बाहर से दूसरे समूहों के प्रति कैसा है या अपने ही समूहों के बीच कैसा है, मान लीजिए हमको बच्चों के जैसे स्टूडेंट के प्रति भावनात्मक प्रेम का विकास करना है, तो जब हम जानेंगे कि इस व्यक्ति का व्यवहार अकेले में ऐसा है, परिवार में ऐसा है, समूह के साथ ऐसा है, तो हम उसको ऐसे काम देंगे, ऐसे काम देंगे जिसमें कि वह अपने क्लास के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। जो टीचर चाहता है कि ये मनोवृत्ति उसके अंदर पैदा हो। जैसे कई लोग क्लास में भी ऐसा होता है कि नहीं उनकी उनसे नहीं पढ़ती, उनकी उनसे नहीं पढ़ती, तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, एन केन प्रकार उन्हीं लोगों को एक साथ कर देते हैं कि नहीं आपको ग्रुप में काम करना है, और एकदम सीधे सीधे कह देंगे कि अगर उस बंदे का जो है प्रेजेंटेशन खराब गया तो ये ना समझना कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तुमको उसका पूरा सहयोग करना है, उसको तुम्हारा पूरा सहयोग करना है। तो इस तरह से क्या होता है, जब एक दूसरे की सहयोग करते रहते हैं तो जो मनमुटाव होता है वो बदल जाता है। तो इन सब का अध्ययन करने की जो जरूरत पड़ती है वो प्रोफेसर टोल के अनुसार उन्हें कहते हैं कि समूह गतिशीलता के अंतर्गत यही अध्ययन किया जाता है। और प्रभावकारिता जो होती है, जब भाई बच्चों का व्यवहार सही हो गया, मान लीजिए कभी किसी ने बहस किया अपने क्लास में, कई लोग बहस कर लेते हैं, फिर बाद में टीचर लोग अच्छा सा कंप्रोमाइज करते हैं और फिर व्यवहार चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, प्रभावकारी कारिता जो है, जो टीचर चाह रहा था कि हाँ उक्त चीज बदल जाए। जैसे मैम भी कहती हैं, अपनी वर्तमान में जो सुपरवाइजर है मेरी, वो कहती हैं कि आप लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे लगता है कि किसी अटैक कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से जब वो कन्वर्सेशन करती हैं तो हम लोग के विचारधारा बदलते हैं, क्योंकि वो जिस समय किसी का प्रेजेंटेशन है तो दूसरे समय दूसरे की बात को कह के मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बताती हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो हम लोग के विचारधारा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से प्रभावकारिता बढ़ती है और इन सबका अध्ययन समूह गतिशीलता के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रोफेसर टोल की जो परिभाषा है उसका आशय निकलता है कि फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। समूह गतिशीलता एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो विभिन्न समूहों संबंधों में व्यक्तियों के व्यवहार और विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत समूह प्रक्रियाओं का कभी कभी उनकी प्रभावकारिता को
बढ़ाने के विचार से अध्ययन करता है। और एक आशय तो ये निकल गया। दूसरा आशय यह है कि देखिए इसमें अंतिम में मैंने आपको बताया कि समूह प्रक्रियाओं का कभी कभी उनकी प्रभावकारिता, मान लीजिए मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और मैडम ने उसी में और हम लोग को उत्साह भर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो स्लोली कर रहे थे, लेकिन जब थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया तो हम लोग की जो उत्पादन क्षमता है वो और अधिक हो गई। जैसे हम लोग सिनॉप्सिस पे मिस प्रियंका मैम के अंडर में है, तो हम लोग जितने भी लोग हैं तो एक हिसाब से एक ग्रुप टाइप का बन गया है, तो हम लोग के अंदर भी उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ चलिए मैंने इनको कहा है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब लोग मिलकर। इस तरह से प्रभावकारिता बढ़ती है, ये उन्होंने बताया है। अब अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। उनके अनुसार सीधे सीधे जैसे कई लोगों ने कहा है, तो एक आशय निकलता है कि समूहगत के किसी समूह के सदस्यों के पारस्परिक मनोवैज्ञानिक संबंधों का परिणाम है, जो उनकी मनोभूतियों, अनुभूतियों तथा अनुभवों के आदान प्रदान से विकसित होता है। अनुभूति मतलब वो क्या महसूस करते हैं, अनुभव भी महसूस करने से ही है। मनोभूति मतलब मन के अंदर उनके क्या चल रहा है और किस तरह से वो आदान प्रदान कर रहे हैं। इस तरह मनोवैज्ञानिक समूह गतिकी के अंतर्गत समूह के निर्माण के कारण, समूह के सदस्यों के क्रियाकलाप, समूह व्यवहार के संचालन की प्रक्रियाएं अथवा शक्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है। या मतलब इतनी पूरी प्रक्रिया जो है वह समूह गतिकी के अंतर्गत आती है। जो समूह के सदस्य हैं उनके पारस्परिक मनोवैज्ञानिक संबंध का क्या परिणाम है, अनुभूतियां क्या हैं, अनुभवों को आदान प्रदान करने का विकास कैसे करते हैं, समूह का निर्माण किस कारण से हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, क्रियाकलाप क्या है, उनके व्यवहार की संचालन की प्रक्रियाएं क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, इतना इतना सब कुछ है। अब अगर इसको सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं व्यक्ति पर एवं व्यक्ति द्वारा समूह पर डाले गए प्रभाव का अध्ययन जो है वही समूह गतिकी है। तो ये समूह चूंकि हमारा टॉपिक ही है समूह गतिकी, इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझना अनिवार्य है, इसलिए मैं इसको डीपली इतना बता रही हूँ। अन्यथा साधारण तौर पे थोड़े ही शब्दों में व्यक्ति कह सकता है, क्योंकि हम लोग जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे थोड़ा शाब्दिक अर्थ ही महत्व नहीं रखता, पूरी उसकी व्याख्या करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्रुप डायनेमिक्स है हमें समूह में स्थित मानव व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों का परिचय कराती है। अब जैसे कि हमने आपको ऊपर किसकी परिभाषा दी, प्रोफेसर ट्रो की परिभाषा दी हमने आपको कोड 11 के अनुसार जो था वो भी मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि कार्टराइट और जेंडर के अनुसार क्या परिभाषा थी, कर्ट्जफील्ड के अनुसार भी क्या परिभाषा थी। तो जब आप इन सभी परिभाषाओं को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो आपको एक अंतिम में एक मिलेगा कि है क्या, वास्तविकता में है क्या। तो आप पाएंगे कि समूह गति जो है वह एक विज्ञान है, समूह गति की समूह गति विज्ञान है जो समूह व्यवहार को परिचालित करने वाली शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस तरह से आप छोटे में मतलब अगर आप पूरा इसका सार निकालें तो यही एक सार निकलता है, समूह गति विज्ञान समूह व्यवहार को परिचालित करने वाली शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, इस तरह से सारांश। अब आपको हम आगे बताएंगे समूह गति की मूल मान्यताएं क्या क्या है। समूह गति की मूल मान्यताएं मतलब एक समूह गति में क्या क्या समूह में होना, समूह गति से मतलब यही है कि प्रक्रिया है। जैसा कि समूह पहले शब्द का व्याख्या कर देना चाहिए, लेकिन टॉपिक होने के कारण मैं समूह गति पहले बताऊंगी, उसके बाद समूह बताऊंगी, क्योंकि समूह कई प्रकार के हैं, उसमें भी ज्यादा समय जाएगा। तो मूल मान्यताएं क्या है उसको पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर अंत में एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समूह और समूह गति की मूल मान्यताएं एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेटेड है, क्योंकि वह उसका एक भाग है, समूह गति का एक इकाई ही जान लीजिए है समूह। तो इसकी मान्यताएं क्या है, पहले क्या ये है कि कोई भी समूह है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ मूलभूत मान्यताएं होते हैं जिन पर वह कार्य करता है। तो समूह एक मानव सामाजिक प्राणी है, तो ये आप निश्चित रूप से जान जाइए कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अगर अकेला रहेगा तो फिर ये होगा ना, जैसे व्यक्ति कहता है कि आप लोग जानते होंगे कि गेंडा केवल सहवास काल में एक साथ रहता है और फिर अकेले रहता है, नर गेंडा।
तो वैसा तो व्यक्ति है नहीं, वह समूह में रहेगा। समूह का बनना निश्चित और सार्वभौमिक है। सबसे पहली मान्यता, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट मान्यता है कि समूह का बनना निश्चित और सार्वभौमिक है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और अगर वो अकेले रहेगा तो यह संभव नहीं है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो पहली मान्यता क्लियर हो जाती है। दूसरी मान्यता क्या है, समूह में व्यक्तियों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति होती है। जो समूह होता है, जैसे हम लोग ही क्लास के समूह हैं, समूह के व्यक्ति हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, उसकी स्लाइड बहुत अच्छी बनी, तो मान लीजिए किसी को बहुत कम आता है, या फिर मैं जैसे मैंने खुद बनाया था लेकिन मेरा मोबाइल खराब हो गया, फिर भी मैंने दोबारा प्रयास किया क्योंकि मैंने कहा था एक्सक्यूज नहीं देना। और सत्य बात है, अगर हम लोग एक्सक्यूज देते रहेंगे तो आगे फिर टीचर्स को बनेंगे तो क्या सिखाएंगे। तो अंततः मैंने पूरा प्रयास किया जहां तक हो सका। तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति, मतलब मान लीजिए मैं अपने समूह के एक व्यक्ति तो मैडम भी हो गई, तो समूह के व्यक्ति जो होते हैं वो उनके अंदर व्यक्तियों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये दूसरी मान्यता है। तो इसमें आपको मैंने जिस हिसाब से उदाहरण से बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रभावित करने की क्षमता होती है क्या होती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है। तो तीसरी मान्यता क्या है, समूह अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि समूह में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर अपने मान लीजिए ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कोई टीचर मिले हों, एक आध लोग जो प्रबंधन समिति के थे उनके मजबूरी में चलते जो भी किया उन्होंने। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ टीचर मान लीजिए अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि नहीं हमको तुमको वाइवा का देना है पैसा या फला का देना है पैसा, तो इसी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जो बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ता है। वो भी जब आगे चल कर टीचर बनते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा करेंगे, आपस में कहेंगे बच्चों तुम लोग ये जमा कर देना, ये जमा कर। और अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार अगर जिस यूनिवर्सिटी में वो या जिस कॉलेज में वो ज्वाइनिंग पाता है, और अगर ऐसा होता है तो कितना भी अपने मन को मान ले, कितना भी कोई अधिक कठोर क्यों ना हो, उसके मुंह से ये जरूर निकलेगा ये तो अनैतिक कार्य है, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो अगर सब लोग कहेंगे नहीं ऐसा होता है, हाँ जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऐसा वो कहेगा, मतलब प्रमोट करने के लिए अपनी बात को ऐसा वो कहेगा कि हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है। जानता रहता है कि हाँ ऐसा कई जगह होता है। तो क्या होता है, समूह में अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार समूह अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं, यह इसकी नेक्स्ट मान्यता है। अगर अच्छा है तो सुमार्ग में ले जाता है व्यक्ति को और अपने देश की उन्नति करता है, और अगर प्रभाव गलत है तो व्यक्ति को कुमार्ग में ले जाता है, पूरे समूह सदस्यों को कुमार्ग में ले जाता है। और इस तरह से अगर समूह बड़ा है तो ये जान लीजिए कि अपने देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर समूह बड़ा है तो। फिर इस तरह से जो नेक्स्ट मान्यता है वह है समूह गतिशास्त्र के ज्ञान से समूह तथा उसके प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है, यह एक मान्यता है। ये नहीं है कि मतलब जितनी बातें हमने बताई हैं तो इसकी समूह गतिशास्त्र की ये भी मान्यता है कि अगर आपने इसको अध्ययन कर लिया है तो आप उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी समूह के बारे में सारा चीज अध्ययन कर लिया, अब आपको चेंज करना है। मान लीजिए प्रबंधक की ही बात कर लीजिए, प्रबंधक ने कहा है बच्चों से ये लेना है और प्रिंसिपल ने कह दिया मजबूरी में ये लेना है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति समूह गतिशास्त्र का अध्ययन ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी होता है, तो मान लीजिए स्टूडेंट की ही बात कर लीजिए। अब चूंकि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई देखिए टीचर से कह दिया कि आप इस क्लास में इतना वाइवा का पैसा दीजिएगा, चूंकि किसी स्टूडेंट्स विशेष को, मैं प्रत्यक्ष अपना ही उदाहरण देना चाहती हूँ, DWT में मैंने इसको झेला है तो मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैंने यह ध्यान दिया कि हमारी प्रिंसिपल मैम तो ऐसा है नहीं, टीचर ऐसे है नहीं, तो ऐसा क्या है कि वो हमसे वाइवा का पैसा ले रही हैं। तो कई लड़कियों ने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब अपना देती गई। जब मैंने एक बार विरोध किया तो मैम ने कहा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो हमने क्या किया, चूंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारी मैम तो ऐसी है नहीं, ना प्रिंसिपल मैम ऐसी हैं, तो प्रिंसिपल मैम से हमने डायरेक्ट बात की। तो उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा कि देखो बेटा हम लोग का कोई हाथ नहीं है, ये मैनेजमेंट हम लोग को क्या देता है, क्या कहते हैं, फोर्स करता है।
तो फिर मैंने इंडिविजुअल प्रिंसिपल से मैंने ये कहा कि मैम देखिए आपके पास अथॉरिटी है। तो उन्होंने कहा बेटा जब आप इस पद पे बैठोगे तब आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा आपके पास एक और रास्ता है, अगर मैं सारे क्लास के बच्चों से लिखवा कर दे दूं, आपके पास एक लिखित प्रूफ रहेगा कि मैंने तो पूरा प्रयास किया और बच्चे अब देने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? एक बच्चा करेगा तो गलती है, लेकिन अगर सारे बच्चे देंगे तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके पास अथॉरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रेशर है, मान लीजिए एन टेन प्रकार आप प्रिंसिपल पद पे किसी तरह से आएंगे, यही एक प्रेशर होता है जब व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण नहीं आता, या फिर वो अपने मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है कि भविष्य में ऐसा ना हो डिमेरिट हमारा हो जाए, तो वो गलत काम करता है। अन्यथा उसके पास पावर है तो वो अपना काम कर सकता है। तो जब मैंने ये कहा तो मैम को लगा कि यह तो एकदम सटीकता से उत्तर दे रही है, चूंकि मैंने एकदम ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है जिसको मतलब ज्यादा दिक्कत हो वो बता दे और ना दे। तो हमने कहा मैम मुझे पैसे वाली बात नहीं है, बात यह है कि मैं किसी भी वाइवा या किसी में भी एक भी पैसा घूस नहीं दूंगी, एकदम क्लियर सी बात है। तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। इसी तरह का मामला उसमें था, क्या कहते हैं, स्टैंड के पैसा वहां पे लिया जाता था, वो भी कैंसिल कराया गया। एजुकेशन टूर जाता था, जो कि तब जाता था मान लीजिए जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीत गया, उसके 3 महीने बाद अब लड़कियों की शादी हो गई, आजमगढ़ का कोई है, टांडा का कोई है, कोई बिहार का है, वो कैसे जाएगा एजुकेशनल टूर? तो मैंने कहा मैम इसको ऑप्शनल रखिए, और इतना अधिक पैसा अगर व्यक्ति देगा, 40,000 रुपया उसमें वहां पे नियत किया गया था। हमने कहा मैम इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं पहली बार मेरे पास, और इतना ज्यादा पैसा कर देगा और वो एजुकेशनल टूर अटेंड नहीं कर पाएगा, तो जो बताइए कितनी क्षति होगी। तो वो भी कैंसिल हुआ। ये सब बातें उसी के थ्रू होती हैं जो समूह गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अब मेरे यहाँ वर्तमान क्लास के व्यवहार में देख लीजिए, जैसे मैं क्लास में कुछ ज्यादा बोलती हूँ तो गोपाल सर ने मुझे बुलाया, अलग से कुछ वो बताए, सुझाव बताए। उनको एक समूह गतिशीलता का अध्ययन मतलब वो ऑब्जर्व किए हैं कि इस बच्चे का व्यवहार कैसा है, उस समूह अपने समूह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उसने अलग से सुझाव दिया और बुलाया। अगर क्लास में देता तो शायद मेरे ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ता। तो यही ये कह रहा है कि समूह गतिशास्त्र के का जो ज्ञान होता है वो समूह तथा उसके प्रभाव को इसके द्वारा समूह तथा उसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, यह इसकी सबसे बड़ी मान्यता है और सबसे बड़ी खासियत भी है, जान लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी क्या क्या मूल मान्यताएं, मूल मान्यता यानी कि बेसिक मान्यताएं क्या क्या हैं। अब आगे आपको हम बताते हैं कि समूह गतिशीलता की, मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैं टाइम देख सकती हूँ मैम? जब क्लास का टाइम हो जाएगा बता दीजिएगा, हमें पता नहीं रहता, कभी कभी भूल जाते हैं। बेटा आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपको मैनेज करना है। मैंने बोला ना आप, मैं क्या बोलूं आरती, थोड़ा सा आज मुझे सबसे पता चला था कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आज मैं बाकी में डिसअपॉइंट हूँ आपसे। आप जिस तरह से बोल रहे हो, एक टीचर जब एक टीचर क्लास में आता है, आप मुझे कहीं रिमाइंड कराते हो कि मैम अब क्लास में टाइम हो गया और आप जाइए? नो मैम, मैम ऐसी बात है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि एक तो मुझे मोबाइल चलाना बहुत कम आता है, और नहीं दूसरी तो बात ये आपको नया। सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बेटा। कोई भी नई चीजें हम लोग के भी, जब आपके कोर्स में नई नई चीजें आती तो हम लोग को भी सीखनी पड़ती हैं। जब हमने बीएड एमएड किया होगा तो जरूरी नहीं है जो सिलेबस आपका होगा हमारा हो, जो हमारा है उसमें बल्कि एड ऑन ही हुआ होगा। तो टीचर्स को हमेशा वैसे भी सीखते रहना चाहिए, ये ऐसा आपका प्रोफेशन है, ठीक है। तो यस मैम। आप लोग जो ये छोटा छोटा चीजें बोलते हो ना, एक्सक्यूज इस तरह से, ये बहुत एक टीचर पे शोभा फिलहाल नहीं देता है, और बाकी आप देख सकते हो। ओके ओके मैम, मैं देखो, मैम प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, आपको उस पे जाके अपना अच्छे से पढ़ाना है। उसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस तरीके से क्वेरीज को हैंडल करते हो, किस तरह टाइम को मैनेज करते हो, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में देखी जाती हैं। आप लोग को प्रेजेंटेशन देखने का मेन मोटिव ही क्या है, ये बताओ। केवल ये थोड़ी है कि आपको बस खाली कोई टॉपिक दे दिया गया और उसको कंटेंट आपको डिलीवर करना है बच्चों तक। आप किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हो, जैसे आपने बीएड में प्रैक्टिस टीचिंग की, उसी का एक बड़ा रूप है यहाँ पर आपके एमएड में। टाइम यस मैम। मैनेजमेंट ही उसका पार्ट है, ठीक है। यस तो मैम। मैम मेरी मनोवृत्ति का इस पर थोड़ा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि एक तो नया सेट है, उसको समझने में मुझे समय लग रहा है। दूसरी बात, थोड़ा ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये भी घुस गया है कि इतनी मेहनत से मैंने पूरी स्लाइड वहां पे बनाई थी, वो खो गया मोबाइल। तो मैम इन सब का भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ मैम, लेकिन ये बात है, फिर भी मैं इम्प्रूव करूंगी अपने एक आप को। टीचर को, एक तो आज आप धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आएंगे ना। आज आप एक नई
सिचुएशन में आज आए हो, ठीक है, जहां पर आपके पास कोई आपका जो भी पीपीटी है वो आपका शायद मिस हो गया, डिलीट हो गया, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी टीचर्स के साथ भी हो सकता है। आप क्लास में जाओ, हो सकता है कि वहां पर कुछ परिस्थिति ऐसी हो कि आपको अपना टॉपिक चेंज करना पड़े, या हो सकता है आपका लैपटॉप जब काम ना करा हो, आपको वहां पर फिर पूरा वर्बली बताना पड़े, खुद अपने आपके पास कोई नोट्स नहीं है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने से आती हैं, सीखने से आती हैं। तो वो आज आप सीख लोगे, तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से लो, ओके ठीक मैम, है। थैंक यू। यस मैम। तो थोड़ा सा और आपको हम बता देते हैं, उसके बाद समय की लिमिटेशन है, हम क्लोज करेंगे आगे। चूंकि समय कम है, अगर आपको क्वेरी लेना हो तो अभी हम इसको क्लोज करें, आप क्वेरी लीजिए पहले की, अन्यथा फिर थोड़ा और बताने के बाद अंत में हम आपसे पूरी क्वेरी लेंगे और आपकी पूरी क्वेरीज जो हैं उसको सॉल्व करेंगे, और मैम से भी फीडबैक लेंगे और आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे, जिससे हमारे आगे का जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो थोड़ा सा हम आपको बताने चाहेंगे कि समूह गतिशीलता की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या हैं। प्रकृति क्या है कि समूह गतिशीलता के जो कारण होते हैं उसका समूह का प्रभाव क्षेत्र बनता है और इसे बढ़ाया जा सकता है, जैसा अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया था। दूसरी विशेषता क्या है कि सामाजिक जो अंतर प्रक्रिया इसमें होती है, इसमें सकारात्मक आधार होते हैं। कैसे सकारात्मक आधार होते हैं? जैसे आप सहयोग की भावना है, प्रतिस्पर्धा के द्वारा भी सकारात्मक आ जाता है, जैसे कि अभी मैम ने सीधे कहा। तो मान लीजिए सभी के सभी लोग बेकार प्रदर्शन करें, तो आपको ये होगा कि भाई सभी कर रहे हैं बेकार प्रदर्शन, तो हम भी ऐसे करें। और जब प्रतिस्पर्धा की भावना होगी तो वो सकारात्मक आधार देगी। एक एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है, और एक होती है कि किसी को गिराकर या हीन भावना लेकर, तो वो वाली नहीं। अच्छी वाली प्रतिस्पर्धा अगर है तो वह सकारात्मक आधार देती है, व्यवस्था को अच्छी बनाती है। इस तरह से समूह का क्या होता है, विकास होता है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक जो अंतर प्रक्रिया है, अगर उसके आपने नकारात्मक तत्वों को जान लिया तो समूह का जो विघटन होता है, समूह टूटने की जो प्रक्रिया सामने आ जाती है या स्थिति सामने आ जाती है, उसको समूह गतिशास्त्र का अध्ययन करने वाला रोक सकता है, खत्म कर सकता है, या न्यूनतम तो जरूरी कर सकता है। यह उसकी विशेषताएं हैं समूह गतिशास्त्र के अंतर्गत। फिर क्या है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति तरह समूह, एक जैसे व्यक्ति का व्यवहार होता है इंडिविजुअल, उसी तरह समूह का व्यवहार होता है। मैं इसको इस तरह से बताऊंगी, जैसे आपने देखा होगा कि स्लम एरिया का व्यवहार है, या फिर आपने देखा होगा कि टीचर्स की अगर कॉलोनी है तो वहाँ भी एक समूह टाइप का बन जाता है। वहाँ के लोग दूसरी तरह का व्यवहार करेंगे, आपको कोई भी अशब्द नहीं सुनाई देगा, एकदम अच्छे से व्यवहार करेंगे। एक भिखारी से भी व्यवहार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा उसको रुतबा दे रहे हैं, हाँ हाँ बैठो बैठो, या फिर जी आप। और अगर कहीं जो अनपढ़ लोग हैं, उन तरह का ग्रुप हुआ, तो उनका व्यवहार अलग होगा। स्लम एरिया में क्या है, बेचारे फटे कपड़े पहनेंगे, क्या करें, उनके पास वो नहीं है। और स्लम एरिया में ज्यादातर ऐसा देखा गया है, मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ क्योंकि स्लम एरिया का सर्वेक्षण करने का टॉपिक था मेरा बीएड में, इसलिए मैंने एक के बजाय 3 स्लम एरिया का सर्वेक्षण किया था। एक तो मैं अपने जिले का ही पहले ही कर चुकी थी। तो उसमें क्या होता है, स्लम एरिया में गाली हर बात पे दी जाती है, चाहे महिला हो चाहे महिलाएं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की तरह समूह का भी एक व्यवहार हो जाता है। व्यक्ति सीधे सीधे कह जाएगा भैया उस एरिया में ना जाना बहुत बेकार है, क्यों कहता है, क्योंकि वहां का व्यवहार गलत है। तो अगर व्यक्ति जान रहा है तो अगर उसकी किस परिस्थिति के कारण उसका ये व्यवहार, अगर वो अध्ययन कर लेता है तो वो परिस्थितियों को सुधार करेगा और उनमें के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन ला देगा। ये समूहगतशीलता की प्रकृति और विशेषताओं के अंतर्गत पॉइंट आता है। यानी कि अगर आपने अध्ययन कर लिया तो ये समूहगत शास्त्र की ये विशेषता है कि वह व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकता है, व्यक्ति में नहीं, पूरे समूह में। वह परिस्थिति, रियल परिस्थिति को जान सकता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है कि समूह गतिशीलता वैज्ञानिक ढंग से यह जानने का प्रयास करता है कि समूह की जो है विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य दशाएं में, विभिन्न आंतरिक मतलब जो अंदरूनी टाइप की, मतलब जैसे एक समूह का अंदरूनी ये कह सकते हैं कि जैसे एक समूह है उसमें आपस में ही कैसा व्यवहार हो रहा है, और समूह के में अगर कोई नया व्यक्ति, जैसे हम सर्वे करने गए, तो ये आंतरिक क्या हुआ, वो लोग आपस में कर रहे हैं। और बाह्य दशाओं में व्यक्ति का व्यवहार जो होता है यह जानने का प्रयास भी
करता है, समूह गतिशीलता, यह इसकी विशेषता है कि व्यक्ति अपने समूह में कैसे व्यवहार कर रहा है, आंतरिक और बाह्य व्यवहार क्या है। जैसे एक नया व्यक्ति उससे मिलने गया या दूसरा समूह से भी मिलने गया, तो उसकी किस तरह से प्रक्रियाएं हैं, सामूहिक प्रक्रियाएं किस प्रकार हैं, इसको जानने की भी जानता है ये, मतलब ये समूह गतिशीलता इसको भी जानता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अगर आपको इन सब चीजों को पता करना है कि एक समूह दूसरे समूह से किस तरह से व्यवहार करेगा या करता है, तो आपको समूह गतिशीलता का अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे पढ़कर, चाहे डॉक्यूमेंट लेकर, विभिन्न जगह के कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे करते हैं, इस क्षेत्र के लोग ऐसे करते हैं, फला कारण से ऐसे करते हैं, शिक्षा की कमी है, या फिर उनका कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्यार में भी गाली देते हैं। जैसा कि शादी विवाह में एक जनरल सी बात है, मैं अपने घर की खुद बात बता रही हूँ कि कभी गाली अगर नहीं दी जाती, लेकिन जब शादी में दी जाती है तो कहा जाता है कि ये शुभ होता है। तो ये देखा था क्या कारण है, किस कारण से ऐसा व्यवहार हो रहा है। अब जैसा कि हमने बताया कि किस कारण से हो रहा है, अब समूह, यही आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी और अच्छे से, कि समूह व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं या तत्व होते हैं या कारक होते हैं, वो क्या है। मैंने अभी आपको यही बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का और समूह का एक व्यवहार होता है। क्लास में इसको चूंकि ये थोड़ा बड़ा है, मैं बाइंड अप करना चाहूंगी समय की कमी के कारण। मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी और आपकी जो भी क्वेरी है लास्ट में लूंगी। तो क्लास इसी के साथ मैं क्लास बंद करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी अगर जितना आरती ने प्रेजेंट किया है, उन्होंने जो भी समझाया है, अगर किसी को कोई क्वेरी है स्टूडेंट को, तो वो पूछ सकता है आरती से। ओके, मुझे लग रहा है किसी को कोई क्वेरी नहीं इस समय। आरती, कल हम लोग फिर से यहीं से आपके प्रेजेंटेशन से फिर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, तो कल पूरी आशा है कि आपका प्रेजेंटेशन आपके साथ होगा, ताकि थोड़ा सा हम लोग को अच्छा भी लगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसी के साथ कि कल फिर से आरती प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगी। आज की क्लास हम यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।